हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आपको इमोशनली फ्रीडम प्रदान करें, फाइनेंशियल फ्रीडम दें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डाइवर्सिटी। ये आज क्यों नहीं काम कर रहा है? चलिए कोई बात नहीं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली बच्चे के अनुकूल हो, ना कि बच्चा शिक्षा प्रणाली के अनुकूल हो। तो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सीटेट में, तो आपको ध्यान देना है कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर डिसीज़न लेना है कि आपको बच्चे को केंद्र में रखना है और फिर डिसीज़न लेना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पहले बच्चे पे ध्यान देना है, ना कि एजुकेशन सिस्टम पे। तो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली बच्चे के अनुकूल हो, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, ना कि बच्चे को हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें। समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे उनकी योग्यताएं, पृष्ठभूमि, आवश्यकताएं अलग अलग हों, उन्हें एक साथ समान अवसर के साथ समान विद्यालय में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं। ये क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है। सिस्टम बदलो, बच्चा नहीं। आपको क्या करना है? एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने हैं, ना कि बच्चे को बदल देना है। वो हमारे सिस्टम के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है तो बच्चा गलत है, हम उसे चेंज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? सिस्टम बदलना है, ना कि चाइल्ड को। अगर हम सेग्रीगेशन की बात करें, सेग्रीगेशन क्या होता है? अलगाव क्या होता है कि आपने जो एक डिसेबल्ड बच्चा है उसको आप अलग क्लासरूम में बैठा रहे हो और जो एबल बच्चा है उसको आप अलग बैठा रहे हो। तो ये क्या है? अलगाव जो है प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जो सेग्रीगेशन है वो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट नेचर लॉ, कि वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आपको सबको इकट्ठे, जैसे नेचर ने किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती। बारिश जब होती है तो वो गरीब के घर में भी होती है और अमीर के घर में भी होती है। कोई अगर दृष्टिबाधित है या फिर सुन नहीं सकता, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है, उसके ऊपर भी बारिश होती है और जो नॉर्मल इंसान है उसके ऊपर भी होती है। तो नेचर कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करती, जो भी होता है सबके लिए होता है। तो वैसे ही बच्चों को सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ना कि सिस्टम में कोई फ्लॉ है तो आप बच्चों को अलग अलग करके बैठाएं कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो अलगाव जो है वो क्या है? प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आगे हम बात करते हैं कि विद्यार्थी को बिना बदलाव और मौजूदा प्रणाली में शामिल करना वास्तविक समावेशन से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट को, अगर आपने एजुकेशन पॉलिसी में चेंज नहीं किया है, अगर मान लीजिए कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन है और आपने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लाए हैं अपनी क्लासरूम में, तो आप कैसे उसको उसमें समाहित कर सकते हो? इट नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम ही नहीं है। तो अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो वो क्या होती है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि विद्यार्थियों के अनुरूप प्रणाली में परिवर्तन करना। इंक्लूसिव एजुकेशन इज व्हाट? दैट वी include all type of children in a classroom and we make changes according to that। हम क्लासरूम में वैसे चेंजेस कर रहे हैं, क्लासरूम को, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड। वहीं पे अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करें तो एकीकृत शिक्षा का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो कि सारे बच्चों को फिट कर रहे हो उसी में। जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, जो आपका क्लासरूम है, उसमें आपने बच्चों को फिट किया है, ना कि आपने उसमें चेंजेस लाए हैं। तो एकीकृत शिक्षा का अर्थ है विद्यार्थी को मौजूदा प्रणाली में समायोजित करना। आपने क्या किया? बच्चे को उसके अकॉर्डिंग फिट कर लिया है एनवायरनमेंट में, ना कि एनवायरनमेंट में चेंजेस लाए हैं। वहीं अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो वो होता है कि आपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाए हैं ताकि बच्चा उसमें घुल मिल सके। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है समावेशन और एकीकृत शिक्षा के बीच में। अब आता है इक्विटी बनाम इक्वालिटी। तो हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देना है, मतलब विभेदी अनुदेशन देना है। हर एक बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देना है, ना कि एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लासरूम में सारे बच्चों को देना है। क्या करना है? हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देना है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स एबिलिटी और नीड।
तो विभेदी अनुदेशन सही होता है शिक्षण विधि जो विभिन्न शिक्षार्थियों के अनुकूल हो। और अगर हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर एक रूप मानकीकृत अनुदेशन, ये सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ये एकदम नेगेटिव टर्म है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पेपर में ये होता है तो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, इसमें टिक नहीं लगाना है, ये गलत है। मतलब सारे बच्चों को आप एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये क्या होता है, एक रूप या फिर मानकीकृत अनुदेशन, जो कि गलत होता है। आपको क्या करना, विभेदी अनुदेशन देना है, मतलब डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस एबिलिटी। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि हमें रिसोर्सेज कैसे बांटने चाहिए क्लासरूम में, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन होंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वालिटी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे समानता है, हर एक बच्चे को चेयर है और वो क्या कर रहा है, ग्राउंड में मैच हो रहा है, फिर कुछ क्रिकेट देख रहा है, कोई फुटबॉल मैच देख रहा है। अब देखो यहाँ पे तीनों की हाइट जो है क्या है, डिफरेंट है, लेकिन चेयर जो ये टेबल रखी हुई है वो सेम है। तो ये इसकी हाइट है तो टेबल के बावजूद क्या कर रहा है, ये नहीं देख पा रही है बच्ची, जबकि ये दोनों देख पा रहे हैं। और इसको तो टेबल की ज़रूरत ही नहीं थी, इस स्टूल की ज़रूरत ही नहीं थी, वो बिना, उसकी हाइट अच्छी थी तो वो बिना उसके भी मैच देख सकता था बाउंड्री के उस पर। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है तो इसलिए संसाधन क्या किए गए हैं, समान समान बांटे गए हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, दिस इज इक्विटी, ये इक्विटी की बात हो रही है। इक्विटी मतलब फेयरनेस, क्या सही है क्या गलत अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे समता की बात हो रही है, ना कि इक्वालिटी की। इसकी बच्चे की हाइट जो थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, तो इसकी स्टूल को निकाल के इस बच्ची को दे दिया गया ताकि ये भी जो फुटबॉल मैच है उसे देख सके। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे समता की बात हो रही है, विशेष आवश्यकता के अनुसार संसाधन देना। तो अगर हम समानता की बात करें तो उसका मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर देना जो रिसोर्सेस हैं। वहीं अगर हम समता की बात करें तो वो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड। यहाँ पे बच्चे से स्टूल लेकर दूसरे बच्चे को दे दी गई, क्यों, क्योंकि उसको स्टूल की ज़रूरत नहीं थी और उस छोटी बच्चे को स्टूल की ज़रूरत थी क्योंकि वो एक स्टूल से नहीं देख पा रही थी, उसकी हाइट इतनी कम थी। तो यहाँ पे समता पे फोकस किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर समानता आता है तो ये क्या है, ये गलत है। यहाँ पे आप बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो, आप जैसे आंखें बंद करके संसाधन दे रहे हो कि सारा अच्छा, तुम भी बच्चे हो, तुम भी बच्चे हो, तुम भी बच्चे हो। तो यहाँ पे क्या है, समानता है। लेकिन अगर हम समता की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड। अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो वो किस पे आधारित है, समानता पे नहीं आधारित है, किस पे आधारित है, समता पे आधारित है कि उन वर्गों को रिजर्वेशन दिया जाता है जिनको उनकी ज़रूरत है। वो अलग बात है कि कुछ लोग उसका यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था रिजर्वेशन का, कि जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें ताकि मेन स्ट्रीम लाइन पे लाया जाए, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी। क्लियर। अगर हम भाषाई दृष्टिकोण की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे तो विकलांग व्यक्ति या फिर दिव्यांग हिंदी भाषा में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, जैसे हम इंग्लिश में अगर बात करें तो अगर आपको क्या बोलना है, डिसेबल्ड की स्पेलिंग क्या होगी, एबल्ड, हाँ सही है, डिसेबल्ड चाइल्ड। ये भाषा गलत है। आपने क्या किया है, आपने डिसेबल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है रादर देन चाइल्ड को। तो इंसान से ज़्यादा आपने किसको इम्पोर्टेंस दी हुई है, डिसेबिलिटी को, उसकी जो अक्षमता, जिसमें वो सक्षम नहीं है, उसकी जो अक्षमता है उसमें आपने ज़्यादा जोर दिया, इसमें डिसेबल्ड को ज़्यादा जोर दिया, जबकि चाइल्ड को आपने कम इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। आपको क्या बोलना है, चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी। क्या बोलना है, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। हमें बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, ना कि उसकी डिसेबिलिटी को। तो इसको भाषाई दृष्टिकोण कहते हैं कि हमें अपना चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव लैंग्वेज को लेकर चेंज करना पड़ेगा कि हमें पहले बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि उसकी दिव्यांगता को, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है। अब अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन क्लासरूम या फिर सोसाइटी, किस किस आधार पर विविधता होती है, तो प्रत्येक कक्षा भाषिक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक विविधताओं का एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अगर आप क्लासरूम की बात करोगे तो क्लास में लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं। जैसे कि अगर आप आर्मी स्कूल की बात करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट स्टेट से, रीजन से
आर्मी पर्सन आए हुए होते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको तमिल बोलने वाला भी बच्चा मिलेगा, मराठी का भी बच्चा मिलेगा। आई मीन बहुत सारे बच्चे होते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी भाषाई विविधता, भाषिक विविधता मिलेगी क्लासरूम में। सांस्कृतिक विविधता के डिफरेंट कल्चर से आए हुए होते हैं बच्चे। कॉग्निटिव डिबिलिटीज़, कैसे कॉग्निटिव, अगर हम विविधता डाइवर्सिटी की बात करें कि सोच समझ में डिफरेंस, पर्सपेक्टिव में डिफरेंस, अलग अलग कल्चर के होंगे, उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी सोच होगी, तो कॉग्निटिव विविधता भी पाई जाती है क्लासरूम में। तो अगर हम डाइवर्सिटी विविधता बेसिस देखें तो किस किस आधार पे हो सकती है, देखिए भाषिक विविधता हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, सांस्कृतिक कल्चरल डिसेबिलिटी नहीं, डाइवर्सिटी विविधता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक विविधता मतलब कि डिफरेंट कल्चर के पीपल हो गए। फिर नस्लीय या फिर इसको रेशियल डाइवर्सिटी कहेंगे, लैंगिक जेंडर डाइवर्सिटी होती है। फिर शारीरिक फिजिकल डाइवर्सिटी, इंटरेस्ट के आधार पर अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चे होते हैं। सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक, जो डिफरेंट स्टैंडर्ड से आए हुए होते हैं, कुछ गरीब बच्चे होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, कुछ अमीर घर के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। अधिगम शैलियाँ, डिफरेंट जो लर्निंग के आधार पर क्या हो सकता है, डाइवर्सिटी हो सकती है। अगर हम अधिगम शैली की बात करें विजुअल, तो यहाँ पे देखिए 65% इंक्लूडेड होता है दृश्यात्मक। ये किसके थ्रू हो सकता है, चार्ट के थ्रू हो सकता है, आप कोई डायग्राम के थ्रू क्लासरूम में बता रहे हो, बोर्ड के थ्रू, तो 65% जो ये है इंक्लूड करता है। वहीं पे अगर हम श्रवण की बात करें तो यहाँ पे लेक्चर्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, डिबेट्स हो गई, ये 30% के अराउंड होती हैं। और अगर हम गतिज मतलब कि आप मूवमेंट की बात करें, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीख रहे हैं, लगभग 5% के आसपास होती हैं। ये क्या होती हैं, अधिगम शैलियाँ होती हैं जो एक क्लासरूम में पाई जाती हैं। अब एक शारीरिक हानि केवल तभी सामाजिक अपंगता बनती है जब पर्यावरण सुलभ बुनियादी ढांचा प्रदान करने में विफल रहता है। तो जब समाज बुनियादी ढांचा नहीं प्रदान कर पाता, जैसे एक बच्चा अगर कोई चल नहीं पाता, व्हील चेयर में जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर संसाधन नहीं है जिससे कि वो क्रॉस कर सके। जो गेट हैं वो बहुत ही संकरे बने हुए हैं, गेटों को बड़ा बनाना चाहिए ताकि उसकी व्हील चेयर आराम से जा सके। तो अगर इन सब बुनियादी ढांचाओं की, आवश्यकताओं की, सुविधाओं की कमी है, तो वो जो उसकी शारीरिक हानि है, जो उसकी प्रॉब्लम है, वो किस में बन जाती है, अपंगता की, मतलब वो कुछ नहीं कर पा सकता। लेकिन अगर समाज में उसको दिया गया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप है, तो वो अपना जो शारीरिक हानि है उसमें काम कर सकता है, उसके अनुसार वो खुद को ढाल सकता है और अपना काम कर सकता है। तो विकलांगता की अगर हम बात करें तो विकलांगता का मतलब क्या होता है कि कोई भी शरीर, मतलब ये फिजिकल होता है, से रिलेटेड होता है। जैसे पैर सीधा नहीं है तो पैर की शारीरिक हानि होगी, तो उसे विकलांगता कहा जाता है। अगर हम दिव्यांगता की बात करें, दिव्यांगता मतलब क्या होता है कि जो उसको शारीरिक हानि है उससे उसका निजी जीवन कितना, जो डे टू डे लाइफ है वो कितनी प्रभावित हो रही है। तो किसी काम को करने में जो कठिनाई होती है उसे दिव्यांगता बोला जाता है, जैसे कृत्रिम अंग या फिर व्हील चेयर के बिना नहीं चल पाना। अगर अपंगता की बात करें तो अपंगता मतलब क्या हो रहा है कि वो बच्चा अपना जो डेली लाइफ है उसको क्यों नहीं सुचारू रूप से कर पा रहा है जैसे नॉर्मल पीपल करते हैं, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो समर्थन की कमी, वहाँ पे समाज के द्वारा उसको समर्थन नहीं मिला है, बाधाओं के कारण समाज में वंचितता, जैसे बस में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ व्हील चेयर की सुविधा नहीं थी। तो एक व्हील चेयर में तो कैसे बस में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, ऐसी व्यवस्था होती जिससे वो बस में जा पाता तो बस में ट्रेवल कर पाता। लेकिन चूंकि वो व्हील चेयर में था और बस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि व्हील चेयर के चढ़ने की, तो वो नहीं कर सकता। तो ये क्या बन गई, उसकी अपंगता बन गई। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज वर्ड्स। जब प्रणालियां विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल होने में विफल रहती हैं तो छात्रों को स्थिरता या ड्रॉप आउट के माध्यम से शैक्षणिक घर्षण का अनुभव होता है। जैसे ड्रॉप आउट अगर हम देखें तो बहुत ही हाई लेवल का है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कोर्स, पहले समझ लेते हैं ड्रॉप आउट होता क्या था। ड्रॉप आउट मतलब कि अगर आपने स्कूल छोड़ दिया बाय चांस बीच में,
जो सत्र के, या फिर कॉलेजेस छोड़ दिया तो उसे ड्रॉप आउट बोलते हैं, मतलब बीच में सत्र को छोड़ देना, सत्र में कोर्स को छोड़ देना। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, रुचि में कमी हो सकती है कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे CEOs हैं जो तो बीच में पढ़ाई छोड़ के फिर अपना बिजनेस में ध्यान दे देते हैं, वो रीज़न हो सकता है। दिव्यांगता हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, तो कई रीजंस हो सकते हैं ड्रॉप आउट के। वहीं पे अगर हम स्थिरता की बात करें तो स्थिरता का ड्रॉप आउट का मतलब हो गया कि बीच सत्र में छोड़ के चले जाना, और स्थिरता का मतलब हो गया कि आप एक ही क्लास में बार बार रिपीट कर रहे हो। विद्यार्थी का एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक ठहरना, ये क्यों रीज़न हो सकता है इसका कि खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, आप इरेगुलर हो, अधिगम अक्षमता है, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो सकते हो, या फिर कोई जो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं स्थिरता के। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रस्ताव सैमुअल किर्क द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अधिगम अक्षमता को प्रस्तावित किया था। तो एक बीमारी होती है, इसे बोला जाता है डिसलेक्सिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है PYQs को, क्वेश्चंस को, तो उसमें डिसलेक्सिया हर बार ही पूछी गई है। तो डिसलेक्सिया क्या होती है? रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, पठन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया वर्ड से रिलेटेड होता है कि जैसे B को D या फिर 6 को 9 पढ़ना। आप स्टार्टिंग में देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। मैं ट्यूशन्स लेती थी जब, तो छोटे छोटे बच्चे तो B को D प्रोनाउंस करेंगे, या फिर 6 को 9, P को Q। तो ऐसी जो डिसेबिलिटी होती है इसको पठन संबंधी विकार बोलते हैं। स्टार्टिंग में है तो कोई बात नहीं है, ये जर्नल प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो ये दूर हो जाती है। बट आगे जाके अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो देन दिस इज अ डिसेबिलिटी, जिसे क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। फिर है डिसग्राफिया। अब यहाँ पे देखिए डिसग्राफिया, जब भी ग्राफ आ जाए ना, तो ग्राफ रूट वर्ड का मतलब होता है लिखना, राइटिंग से होता है। तो यहाँ पे 2 रूट वर्ड आप देखोगे हैं, एक डिस और एक ग्राफिया। डिस मतलब नकारात्मक वर्ड है, ये नेगेटिव है, मतलब नहीं है, और ग्राफिया मतलब लिखना, मतलब ये राइटिंग डिसेबिलिटी है, लेखन संबंधी विकार है कि ऐसा लिख दो, बच्चे लिख देते हैं कि वो समझ में नहीं आता। जैसे कई बार आपने अगर देखा होगा कि डॉक्टर्स की जो लिस्ट होती है जिसमें वो रसीद बना के देते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किए रहते हैं कि उसे कोई समझ ही नहीं पाता है। पता नहीं मेडिकल स्टोर वाले कैसे समझ लेते हैं, तो इसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। तो ऑफकोर्स उनमें डिस्ग्राफिया नहीं होती है, लेकिन उनकी मतलब भाषा ऐसी होती है। तो जो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। याद रहेगा, डिस प्लस ग्राफिया। ग्राफिया मतलब ग्राफ, याद रहेगा, लिखना। तो लिखने में जो विकार होता है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। फिर है कैलकुलिया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड आ रहा है, मतलब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। गणित संबंधी विकार, गणितीय गणनाओं में कठिनाई, क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, याद रहेगा। डिसकैलकुलिया मतलब गणित संबंधी विकार, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है बच्चे को। फिर है डिस्फेजिया, भाषा समझने में विकार, मतलब आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन आपका सही नहीं है, आपको समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। मौखिक भाषा को समझने और उपयोग करने में समस्याएं। तो हमने यहाँ पे 4 डिसेबिलिटीज़ पढ़ी। फर्स्ट थी डिसलेक्सिया, दैट इज़ रीडिंग डिसऑर्डर। देन था डिसग्राफिया, दैट इज़ राइटिंग डिसऑर्डर, मतलब लिखने में प्रॉब्लम। देन डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन डिसऑर्डर, मतलब मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है आपको। फिर है डिसफेजिया, दैट मीन्स कि आपको भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। अगर कोई सेंटेंस बोलता है तो बच्चा क्या कर रहा है कि उसको वो ऐसे तोड़ तोड़ के, उसको एक एक वर्ड ऐसे कॉन्सोनेंट या फिर वोबल्स हो गए तो ऐसे उसको एक एक अल्फ़ाबेट्स में सुनाई दे रहा है वर्ड्स को, उसको एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे हैं, उसको भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। क्या होता है? डिस्फेजिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नवतंत्रिकी और व्यवहार संबंधी विविधताओं के लिए पर्यावरणीय लचीलेपन की आवश्यकता होती है। तो फ्लैक्सिबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। कब? जबकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे देखिए डिस्प्रैक्सिया, यहाँ पे गत्यात्मक विकार है। मोटर कौशल और समन्वय में कठिनाई, कि बच्चा
समन्वय नहीं बैठा पा रहा है, जैसे फिजिकल में, जैसे खेलना हो गया, जब हमें फिजिकल एक्टिविटी की बात आती है तो उसमें विकार है, इसको क्या बोला जाता है? डिस्प्रैक्सिया। अगर हम ADHD की बात करें तो ये क्या होता है? अवधान न्यूनता अति सक्रिय विकार। मतलब ADHD का मतलब कि कंसंट्रेशन का लेवल जो है बहुत ही कम है, बच्चा किसी चीज़ में अटेंशन नहीं दे पा रहा है, वो जल्दी बोर हो जाता है, छोटे छोटे टाइम काम भी कर पाता है, अगर लंबे समय तक ना तो पढ़ने बैठ पाता है, ना ही किसी एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, उसे क्या बोला जाता है? ADHD। अब बात करते हैं ऑटिज्म की या फिर स्वलीनता, सामाजिक और संचार विकार। यहाँ पे क्या है कि बच्चा एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है, बार बार एक ही व्यवहार करना, संपर्क और सामाजिक संचार में समस्या, रूढ़िवादी व्यवहार, इसको क्या बोला जाता है? ऑटिज्म। मतलब एक ही बिहेवियर है, उसको बच्चा बार बार रिपीट किया जा रहा है, अगर उसके इन्वायरमेंट में थोड़े से चेंजेस आते हैं तो क्या हो जाता है? वो पैनिक हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, उसे ऑटिज्म बोला जाता है। सामाजिक और संचार विकार। फिर आता है PTSD। PTSD क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या है PTSD का फुल फॉर्म? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब गंभीर आघात के बाद उत्पन्न होने वाला तनाव शिकार। यहाँ पे आपको स्ट्रेस से ही समझ में आ रहा है कि मानसिक प्रॉब्लम की बात की गई है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इससे रिलेटेड, उसको क्या बोला जाता है? PTSD। ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब आपके कहीं ना कहीं न्यूरल जो सिस्टम है उनके कारण उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। तो प्रतिभा एक स्वाभाविक गुण है जो उच्च क्षमता, रचनात्मक और प्रतिबद्धता के चौराहे पर उभरता है। प्रतिभाशाली बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि नॉर्मल जो उनके एज ग्रुप है उससे कहीं अधिक, चाहे शैक्षणिक योग्यता हो या फिर खेल कूद में है, वो उनमें एक अलग ही क्या पाया जाता है? प्रतिभा होती है, कौशल होता है, उसे प्रतिभाशाली बच्चे बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों के प्रकार की अगर हम बात करें तो बौद्धिक रूप से यूजुअल, मतलब एकेडमिक्स में बहुत ब्रिलियंट होते हैं, या फिर प्रतिभाशाली हो गए, रचनात्मक हो गए, क्रिएटिविटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो औसत से अधिक योग्यता, औसत मतलब एवरेज आप लेते हो एक क्लासरूम का कि मान लो 40% है तो उनके 80, 90, 99 ऐसे, तो वहाँ पे औसत से अधिक योग्यता होती है। सृजनात्मक उनमें जो क्रिएटिव पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। प्रतिभाशाली व्यवहार, लोगों से बिहेवियर अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स की हो सकता है लोगों से उन्हें मिलना बहुत पसंद हो, या फिर हो सकता है वो जल्दी बोर हो जाएं, क्योंकि उनके अंदर की जो एबिलिटी है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम देते हो तो उसको वो तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को आप एंगेज कर सको, नहीं तो वो बोर्डम के शिकार हो जाएंगे और हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। विकास समाज का जो होता है वो ऐसे ही बच्चों के कारण होता है। कार्य प्रतिबद्धता कि उन्होंने जो ठान लिया कि ये करना है तो उन्हें करना ही है। 1921 में लुइस टर्मन ने 140 से अधिक IQ वाले 1500 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों का अध्ययन शुरू किया था। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1921 में, जब लुइस टर्मन ने जो 140 से अधिक उनका IQ टेस्ट में जिनका स्कोर आया था उसे 1500 से अधिक बच्चों का उन्होंने अध्ययन शुरू किया था। शैक्षिक सहायता मॉडल हस्तक्षेपों को स्केल करने के लिए बौद्धिक क्षमता के सटीक नैदानिक वर्गीकरण का उपयोग करते हैं। तो शैक्षिक अगर हम समूह की बात करें तो IQ लेवल से जैसे आप टेस्ट करते हो, तो अगर शिक्षा योग्य IQ कितना का होता है? 50 to 69। प्रशिक्षण योग्य TRM जिसे बोला जाता है वो IQ कितना होता है? 35 से 50। या फिर हिरासत योग्य मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम, कब होता है? 25 से कम। अगर 71 से 85 के बीच में है तो सीमांत बुद्धि है, 50 से 70 है तो हल्का, 35 से 50 है तो मध्यम, 20 से 34 है तो गंभीर, गहन से मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है का 20 से कम है तो। अगर हम अब एक्ट की बात करें, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ये सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको पारित किया गया था। कब लागू हुआ था? 15 जून 2017। एक्ट का नाम क्या है? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। लागू कब किया गया था? 15 जून 2017 को। न्यूनतम मानक विकलांग व्यक्ति माने जाने के लिए किसी चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता का कम से कम 40% होना आवश्यक है। मतलब कि आपको तभी विकलांग माना जाएगा जबकि आपकी जो विकलांगता है वो कितने % है? 40% है। आरक्षण जनादेश। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। तो पहले 3% होता था, फिर उसको बढ़ाकर कितना % कर दिया गया? 4% आरक्षण होगा किसी भी सरकारी जॉब में दिव्यांगजनों के लिए। सुगमता। सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, मतदान केंद्रों और परिवहन के साधनों तक दिव्यांगों के लिए अनुकूल पहुंच अनिवार्य है कि हर एक जगह पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। जैसे अगर वो व्हील चेयर में है तो व्हील चेयर के लिए रैंप ऐसा बनना चाहिए ना जिसमें व्हील चेयर चल सके। अदरवाइज़ अगर रैंप ही नहीं है तो वो कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये जो सार्वजनिक स्थान है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। 2016 के कानून ने 21 अलग अलग श्रेणियों में कानूनी मान्यता का नाटकीय रूप से विस्तार किया। शारीरिक की अगर बात की जाए तो लोकोमोटर दिव्यांगता हो गई, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, इसमें हाइट नहीं बढ़ती है, मस्कुलर मसल्स डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़िता, तो इन सबको इसमें शामिल किया गया। अगर हम दृष्टि बाधित की बात करें तो इसमें अंधापन हो गया जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है और जिनमें पार्सली वो ब्लाइंड है। वॉक भाषा मतलब कि बोलने में, भाषा जो गूंगे जिसे बोलते हैं, बोलने में दिव्यांगता। श्रवण बाधित अगर कहें तो सुनने में कठिनाई जो कि कम्प्लीटली जिनको सुनाई भी नहीं देता और वो भी शामिल होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, उसमें कुछ %। फिर बौद्धिक अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल विशिष्ट सीखने की क्षमता, ऑटिज्म हो गई, स्पेक्ट्रम विकार, ये सब किस में आएंगे? बौद्धिक डिसेबिलिटीज में आते हैं। मानसिक रक्त विकार बहु दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, बहुविकलांगताएं, बहरापन, अंधापन सहित ये सब किस में आते हैं? मानसिक रोग में भी आते हैं। अगर हम बात करें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की तो बाधा मुक्त विद्यालयी वातावरण कैसा होना चाहिए? वह वातावरण जहाँ सभी बच्चों के लिए सुलभ होती हैं। मतलब हर एक चाइल्ड की जो नीड है उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो भौतिक पहुंच कैसे कि रैंप हों, जैसे हम बात कर रहे थे कि रेलिंग्स हों जिसमें कि उनकी जो व्हील चेयर है वो चल सके। अगर मान लीजिए कि सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, तो उसमें व्हील चेयर कैसे वो चढ़ा पाएंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि आप ऐसा रैंप बनाओ, रेलिंग बनाओ जिसमें उनकी व्हील चेयर चल सके। चौड़े दरवाजे और गलियारे, ऐसा स्पेस होना चाहिए व्हील चेयर के निकलने के लिए कि या फिर जो लोग जिनको चलने में दिक्कत होती है तो हाथ से वो लेकर चलते हैं तो वो रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना। संशोधित फर्नीचर होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग फर्नीचर्स होने चाहिए। अधिगम सहायक सामग्री की अगर हम बात करें, ब्रेल पुस्तकें होनी चाहिए। जैसे ब्रेल पुस्तकें क्या होती हैं, उनमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए लिखे रहते हैं, तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो हाथों से ऐसे छू छू के पढ़ते हैं, तो उनको ब्रेल पुस्तकें होनी चाहिए। श्रवण यंत्र होने चाहिए, अगर जिसको सुनने में दिक्कत है तो स्पर्शनीय आरेख, ऐसे स्पर्श कर करके पढ़ें बच्चे। सांकेतिक भाषा व्याख्या होनी चाहिए, जो साइन लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। समावेशी शिक्षण रणनीतियाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं कि हर एक चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है होनी चाहिए। लचीली शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, जो फ्लैक्सिबल आप मैथड्स यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। बहुसंवेदी शिक्षण, विशेष शिक्षा प्रशिक्षण, तो ये सब इंक्लूडेड होने चाहिए। तो हमें क्या करना है? सिस्टम बदलना है, ना कि चाइल्ड को। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।